हेलो प्यारे बच्चों। ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर है। नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, ट्वेल्थ क्लास में हम लोग एक पूरा मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। उस मॉड्यूल में का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मॉड्यूल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर। चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पांचवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग EMI भी बोलते हैं, ठीक है। और छठा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ब्रीफली हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप नाम जरूर, उस चीज़ को का इंट्रोडक्शन थोड़ा आपको पहले 10th क्लास तक में हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, तो स्टेशनरी चार्ज के बारे में बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही चार्ज जब मूव करने लगता है तो करंट बन जाता है, तो करंट मतलब मूविंग चार्ज के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर, जिस प्रकार का एक रेसिस्टर होता है वैसे ही एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, तो अगला चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। हमको पता है कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये 10th में पढ़े हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे चौथा में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग पढ़े हुए होंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को मूव कराते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। 10th में थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसके बारे में बात होगा। इसमें बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और पांचवा में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्टर को मूव कराने से करंट प्रोड्यूस होगा या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। और ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे एक हम लोग बैटरी में पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट होता है, वो करंट अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार का करंट है जो पीरियोडिकली विथ एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसके बारे में भी हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो जो पहला चैप्टर है, लेट्स स्टार्ट दैट चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, 11th क्लास में जो भी चैप्टर्स थे उसका विजुअलाइजेशन बहुत इजी था। माने हम लोग जैसे पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स पढ़े थे, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब का फील हमको है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, या प्रोजेक्टाइल मोशन लाइफ में हम देखे हुए हैं, उसका पाथ, तो ये सब चीज़ हमको मालूम था। या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स लगने पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है, इस बात का फील हमको है। या फ्रिक्शन फोर्स का हमको फील है। सर्कुलर मोशन होता हुआ हम देखते हैं तो उसका हम लोगों का आइडिया रहता है। मतलब विजुअलाइजेशन एंड फील आना इज़ वेरी इजी, चाहे कोई भी चैप्टर हो। रोटेशनल डायनेमिक्स में भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कम है और इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है। ये कष्ट या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फीलिंग हम लोग खुद ही देखे हुए हैं रियल लाइफ में, तो मतलब विजुलाइज कराना या इमेजिन कराना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। और भी 11th क्लास के चैप्टर जैसे कि आप ग्रेविटेशन का बात कीजिएगा तो आपको पता है कि मून सर्कुलर पाथ पे अर्थ के अराउंड मूव करता है। या फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, जो कि कोई पाइप से पानी जा रहा है, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, A1V1 इक्वल टू A2V2। इस सब का हम लोगों को आइडिया रहता है। मतलब रहता क्या है कि हम रियल लाइफ में भी उसको देखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो कहना यह है कि 11th क्लास का चैप्टर सबका फील लेना बहुत कठिन नहीं है, वो रियल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन
जो 12th क्लास के चैप्टर होंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, उसके फील्ड के बारे में, चार्ज के फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इस सब के बारे में। ये सब चीज़ कुछ ऐसा है जो हम लोग कभी भी फील लिए हुए नहीं है, इलेक्ट्रॉन को कभी देखे हुए ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हम लोग समझ ही नहीं पाते, मतलब देखे हुए ही नहीं है। तो इसमें विजुअलाइजेशन जो होगा वो थोड़ा कठिन होगा, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब होगा, या ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखता नहीं है। इस पे दुनिया काम करते हैं, हमारे आसपास इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन सब पे काम करने वाले, लेकिन ये दिखता नहीं है। तो यहाँ पर जब दिखता नहीं है तो फील लाने के लिए विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट 11th क्लास और 12th क्लास में एक मेजर फ़र्क ये है, 12th क्लास में थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना होगा, लेकिन 11th क्लास का पढ़ाई बड़ा कंटिन्यूस है। मतलब अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है तो फ्रिक्शन जो है वो चैप्टर नहीं आपको आएगा, या सर्कुलर मोशन नहीं आएगा, या इवन रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको कष्ट होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं आता है तो आपको ग्रेविटेशन में भी दिक्कत हो सकता है, होगा ही, इनफैक्ट फ्लूइड में भी दिक्कत होगा। तो ये सब एक टॉपिक का ज़रूरत अगले टॉपिक में पड़ जाता है। जैसे सर्कुलर मोशन की ज़रूरत रोटेशनल डायनेमिक्स में पड़ जाता है, सेंटर ऑफ मास का ज़रूरत भी रोटेशनल डायनेमिक्स में पड़ जाता है। बट 12th में जो चैप्टर्स हैं वो लगभग सेक्लूडेड हैं। माने अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट सेपरेटली पढ़ सकते हैं, इसका उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है ये चैप्टर दूसरे चैप्टर को। तो एक तो चीज़ ये है, और दूसरा क्या है कि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, याद रखने लायक बहुत सारा चीज़ होता है, जिसको कि आप मतलब कंठस्थ कहते हैं ना, वो करना पड़ेगा आपको, बहुत सारा फार्मूला होगा। तो 12th क्लास में हम लोग थोड़ा सा अपना मेंटालिटी ऐसा कर लें कि मतलब हम लोग याद करने वाला भी काम करेंगे और बुद्धि लगाने वाला काम तो हम लोग करते ही हैं। जहाँ हमको इमेजिनेशन का ज़रूरत होगा वहाँ थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, 3D में सोचेंगे, इस सब की ज़रूरत 12th क्लास में ज़्यादा पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो छोटे छोटे शब्दों से बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। ये जो इलेक्ट्रो है इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा बेहतर होगा इट इज़ रिलेटेड टू चार्ज, इट इज़ रिलेटेड टू चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, सो बेसिकली ये जो नाम है, नाम में ही छुपा हुआ है कि हमको क्या पढ़ना है इसमें। वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्जेस, वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्जेस इन दिस चैप्टर। रुके हुए चार्ज के बारे में जो अध्ययन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रुके हुए चार्ज के अध्ययन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी डिस्कस अबाउट स्टेशनरी चार्जेस, एंड इस स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जो भी प्रभाव होता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है सर। तो थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे ही चार्ज मूवमेंट करने लगेगा इस चैप्टर से हम आगे बढ़ जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप चूंकि रुके हुए चार्ज का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट चार्ज। चार्ज सुन के पहले, चार्ज का डेफिनेशन हम लोग बाद में करेंगे। चार्ज सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? चार्ज सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? मेरे हिसाब में चार्ज सुनते ही मन में दो ख्याल आता है आपको, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज सुनते ही सबसे पहले यही ख्याल आता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में आता ही है। लेकिन साथ के साथ हम लोग को ये भी ध्यान में आता है, हम लोग 10th तक में ये भी पढ़े हुए हैं कि कोई जो एटम होता है उस एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है पॉजिटिवली? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है डिफरेंट ऑर्बिट में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम लोग इसका चर्चा जरूर किए होंगे 10th तक में, है ना। तो ये चीज़ तो मेरे ध्यान में, हमको लगता है कि जब भी हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है चार्ज कुछ ऐसा चीज़ है जिसका बहुत सबसे स्मॉलेस्ट जो एंटिटी है चार्ज का, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे दिमाग में आता है। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स से बना होता है, मॉलिक्यूल्स एटम से बना होता है, और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। कई बार न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। चूँकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले आता है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो हमको ये समझ में आ रहा है कि चार्ज जो है दो फंडामेंटल पार्टिकल से ही कि चार्ज की उत्पत्ति दो फंडामेंटल पार्टिकल से ही होती है, दैट इज़ ईदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। अब थोड़ा सा हम ये बात समझते हैं कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आपको ये पता होगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दो पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास रखे हुए हों तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, एक से ज़्यादा अगर प्रोटॉन होगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। कायदे से अगर ये रिपेल करे तो ये प्रोटॉन जो है एक दूसरे से दूर भागना चाहिए, मतलब न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए। लेकिन टूट जाना चाहिए, यस और नो, ये स्टेबल नहीं होना चाहिए। ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो दूर भाग जाएगा। होता क्या है, होता यह है कि न्यूक्लियस काफ़ी स्टेबल होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसपास बहुत प्यार से बैठा हुआ रहता है। तो हम पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन हैं वो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद यहाँ पे बैठे हुए क्यों हैं। तो उसका सवाल का जवाब ये है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है बाय अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जब ये दोनों प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में होता है तो इन दोनों के बीच, जब दो प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में होता है तो प्रोटॉन काफ़ी पास पास होते हैं, तो ये दोनों के बीच एक नए फोर्स की उत्पत्ति हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो दो प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में हैं तो उनके बीच क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो तुम कह सकते हो कि मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो दो प्रोटॉन के बीच में तीन प्रकार का फोर्स लगता है, तीन प्रकार का फोर्स लगता है। एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स, और तीसरा न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्मॉल होता है। 9th क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े हुए हैं, उसमें दो मासेज के बीच फोर्स होता है G m1m2/r²। उसमें कैपिटल G का वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, 6.6 × 10⁻11 हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटिवली स्मॉल फोर्स है। दोनों अट्रैक्ट तो करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन बहुत कम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। सिमिलरली जब ये दो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करते हैं, दो चार्ज जब इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेगा दोनों प्रोटॉन, तो वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। वो हम आगे कूलम्स लॉ में पढ़ने वाले हैं। इससे ज़्यादा होता है तो खाली अगर यही दोनों फोर्स एक्ट करता तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता और ये ओवरऑल दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागता। लेकिन होता क्या है कि जब दो प्रोटॉन बेहद करीब आ जाते हैं, कितने करीब, 10⁻⁻15 मीटर से भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो उनके बीच एक और फोर्स की उत्पत्ति होती है, एक और फोर्स एक्ट करने लगता है डोमिनेंटली, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स एक प्रकार का फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में दो तीन बातें हम आपको बताएंगे। पहला तो ये एक्ट करता है, इट एक्ट्स बिटवीन
न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। दूसरा क्या है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव होता है हमेशा, रिपल्सिव नहीं होता। और तीसरा जो है इट इज ए स्मॉल रेंज फोर्स। इट इज ए स्मॉल रेंज फोर्स, मतलब ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब वो बहुत करीब हो जाएंगे। कितने करीब हो जाएंगे? 10⁻⁻15 मीटर से भी ज़्यादा करीब हो जाएंगे, तब ये लगना शुरू करेगा। अट्रैक्टिव तो है ही, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं न्यूक्लियर फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स से, और रिपेल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स से। इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत फोर्स जो है वो है न्यूक्लियर फोर्स। तो इसीलिए जो डोमिनेंट होता है इन तीनों में वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, और तब जो प्रोटॉन है वो दोनों एक दूसरे के पास प्यार मोहब्बत से चिपक के रहते हैं। तो मैं ये बस आपको कहना चाह रहा था कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए न्यूक्लियस से प्रोटॉन को तोड़ना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये कार्य बहुत ही कठिन है कि न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को तोड़ के बाहर निकाले। वैसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत, बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी लगती है। लेकिन इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत वीक होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, बंधा हुआ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बंधा हुआ नहीं है, वीकली बंधा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिट से, इस कक्षा से बाहर निकालना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। इसको थोड़ा एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन को एटम से तोड़ना इज़ ईजी, प्रोटॉन को एटम से तोड़ के निकालना इज़ टफ, ठीक है। दैट इज़ वाई कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम चार्ज देने का बात करते हैं या चार्ज लेने का बात करते हैं, उस प्रक्रिया में प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव चार्ज देना चाहें, इस ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव चार्ज देना चाहें, तो हम इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो फिर ये जो होगा वो, अगर हम इसको कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे तो ये न्यूट्रल से कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा। ओवरऑल जितना प्रोटॉन होगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर इसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव चार्ज देना चाह रहे हों, तो हम इसको प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, क्योंकि प्रोटॉन कहीं से तोड़ के लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, न्यूक्लियस से तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज जब देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोटॉन देते हैं, बल्कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? ये इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के बनस्पत ज़्यादा होगा। सो इट विल बी नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इट विल बी नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इज दैट ओके? सो मैं दो बात आपसे कह रहा हूँ। पहला, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज माने इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल हो गया प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि अ बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट डज नॉट मीन कि भाई हम ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स कि हमने इस पे
एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया है बाहर से कहीं से ला करके। और जब मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, दैट डज नॉट मीन कि मैंने इसको प्रोटॉन एक्स्ट्रा डाला है। इट सिंपली मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, उससे इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ करके छीन करके बाहर लेके चले गए हैं, तब इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा और देन इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। इज दैट ओके? तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में हम एक्स्ट्रा प्रोटॉन देंगे। तो कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम बोलेंगे कि +5 कूलम चार्ज दिए हैं, तो अगर हम कूलम वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे यूनिट वगैरह के बारे में, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस पर प्रोटॉन दिए हैं, इसका ये भी मतलब नहीं कि उसका मास बढ़ेगा। अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे हम पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, दैट मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और वो ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा सा घट जाएगा। और कोई न्यूट्रल बॉडी पे अगर हम नेगेटिवली चार्ज दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन उस पर डालेंगे और उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज डालने से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, दैट मीन्स मास घट जाता है। नेगेटिवली चार्ज डालने से इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाता है, दैट मीन्स उसका मास बढ़ जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये हम लोग बेसिक बात आपको कर लिए कि आपको ये समझ में आए कि चार्ज देने और लेने की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली हम लोगों को जो चर्चा करना था वो चर्चा करना था चार्ज के बारे में। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आवेश। तो थोड़ा सा आवेश पे चर्चा कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज जैसे मास है एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी। अगर मास होगा किसी ऑब्जेक्ट में तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगा या खुद ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा। जैसे हम धरती पे हैं, मेरे पास मास है इसीलिए हमको ग्रेविटेशनल पुल फील हो रहा है। अगर मेरे पास मास नहीं होता तो ग्रेविटेशनल पुल फील नहीं होता। सो मास एक गुण है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स फील किया जा सकता है या दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा सकता है। इन द सेम वे चार्ज भी एक तरह का गुण है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है या इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जा सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता है और दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी नहीं सकता है। सो व्हाट इज चार्ज? इट इज the property of an object by virtue of which the object can apply the electric force or can experience the electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए या अप्लाई करने के लिए, दोनों कार्य के लिए चार्ज होना किसी ऑब्जेक्ट में ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और तीसरी बात, इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब। इसका SI यूनिट कितना है? क्या है? कूलम्ब। इसको हम लोग कैपिटल C से दिखाते हैं। अब थोड़ा सा कुछ जो स्टैंडर्ड डेटाज हैं, जो मतलब फैक्ट्स हैं, उन सबको हम लोग याद रखेंगे। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अगर हमको मैग्नीट्यूड पूछे तो बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन द सेम वे अगर एक प्रोटॉन का बात करें तो उस पर भी चार्ज होता है
पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एग्जैक्टली इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आगे से याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या एक प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है क्या, ये बात याद रहेगा। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और एक प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये सब फैक्ट है जो हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6, नेगेटिव चार्ज होता है कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है सर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। एग्जैक्ट बात करें तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे एक कूलम में या -1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका। ठीक है, हटा दें इसको, आप पॉज करके लिख सकते हैं।